मैंने हमेशा वही लिखा जो मुझे बताया गया था। पश्चिमी देशों के अखबारों में छपने वाली हर खबर में भारत की एक ही तस्वीर होती थी। एक ऐसा देश जहां सिर्फ शोर है, धूल है और एक न खत्म होने वाली भीड़ है। एक ऐसा देश जो अभी भी बहुत पीछे है। मैं भी उसी सोच के साथ दिल्ली के उस विशाल हवाई अड्डे पर उतरा था। मुझे लगा था कि बाहर निकलते ही मुझे एक ऐसी भीड़ घेरेगी जो मुझ पर चिल्लाएगी। मुझे लगा था कि हर तरफ अफरा तफरी मची होगी। पर जैसे ही मैंने उस हवाई अड्डे के अंदर कदम रखा, मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं सच कहूं तो मैं जम गया था। मैंने अपने चारों तरफ देखा। वहां हजारों लोग थे, हजारों, पर कोई शोर नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पर सब कुछ इतनी शांति से हो रहा था जैसे कोई बहती हुई नदी हो। कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा था, कोई किसी पर चिल्ला नहीं रहा था। मैंने अपने जीवन में दुनिया के सबसे बड़े शहरों की यात्रा की है। मैंने बड़े बड़े देशों के सबसे महंगे हवाई, पर अब बता दी दूर करती है, अड्डे देखे हैं। वहां आपको घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा था। यहां लोगों को लाइनों में लगने की जरूरत ही नहीं थी। मशीनें लोगों के चेहरे देख रही थीं और दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, बिना किसी को छुए, बिना किसी से कुछ कहे। सब कुछ इतना तेज, इतना आधुनिक था कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह वही भारत है जिसके बारे में मैंने आज तक लिखा था, या मुझे इतने सालों से सिर्फ झूठ बताया गया था? मैं बाहर निकला। मुझे लगा था बाहर सड़कों पर तो शोर होगा। मैं एक गाड़ी में बैठा और दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, चौड़ी और साफ सड़कें, गाड़ियां एक दूसरे के पीछे चल रही थीं। कोई बेवजह आवाज नहीं कर रहा था। मेरे देश में तो लोग जरा सी बात पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर यहाँ के लोगों में एक अजीब सा ठहराव था। एक ऐसी समझदारी जो किसी नियम से नहीं, बल्कि उनके अंदर से आ रही थी। मैंने अपने गाड़ी चलाने वाले को देखा। वो बहुत साधारण सा आदमी था। उसने एक कपड़े से अपना माथा पोंछा और फिर बड़ी शांति से गाड़ी चलाने लगा। उसे कोई जल्दी नहीं थी, फिर भी हम बिल्कुल सही समय पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में मैंने उसे गाड़ी रोकने को कहा। एक छोटी सी चाय की दुकान थी, बहुत ही साधारण सी। एक बूढ़ा आदमी एक बड़े से बर्तन में चाय उबाल रहा था। चाय की वो महक आज भी मेरी सांसों में बसी है। मैंने मिट्टी के बर्तन में चाय ली। उस मिट्टी के बर्तन में जो स्वाद था, वो मुझे किसी भी बड़ी दुकान के महंगे पेय में कभी नहीं मिला। जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, पर मेरे पास यहाँ के पैसे नहीं थे। मैं परेशान हो गया। तभी मेरे साथ खड़े एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले मजदूर ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। उसने एक छोटा सा निशान स्कैन किया और पलक झपकते ही पैसे दे दिए। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो मुझे जानता तक नहीं था। मैं एक परदेसी था, पर उसने मेरे लिए पैसे दे दिए और बदले में कुछ सुना भी नहीं। यह क्या था? यह कौन सी तकनीक थी जो उस छोटे से चाय वाले से लेकर उस मजदूर तक पहुंच चुकी थी? पश्चिमी देश तो अभी भी कागज के पैसों में उलझे हुए हैं, और यहाँ का एक आम आदमी भविष्य में जी रहा था। मैंने उस चाय वाले से बात करने की कोशिश की। मेरी भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी और उसकी मुझे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा गर्व जो मैंने पहले कभी किसी में नहीं देखा था। उसने मुझे बैठने के लिए एक छोटी सी जगह दी। सड़क के किनारे बैठकर मैंने जो देखा, उसने मेरे अंदर के सारे भ्रम तोड़ दिए। वहां से गुजरने वाला हर इंसान अपने आप में एक कहानी था। एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, पर जिसकी उड़ान आसमान को छू रही है। लोग कहते थे भारत गरीब है, पर मैंने जो देखा वो तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। वो दौलत थी इंसानियत की। वो दौलत थी एक दूसरे का साथ देने की। रात होने लगी थी और मैं अपने ठहरने की जगह पर वापस जा रहा था। सड़क के किनारे मैंने देखा कि कुछ जवान लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। उनके हाथों में किताबें थीं और वे अपनी पढ़ाई की बातें कर रहे थे। किसी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। हमारे देशों में तो रात के समय ऐसे बाहर निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता, पर यहाँ की हवा में एक अजीब सी सुरक्षा थी। एक ऐसा एहसास जो आपको बताता है कि आप अपनों के बीच हैं। एच दे बी त्रे टोरी बीच है। मैंने अपने कमरे में आकर अपनी किताब खोली और कुछ लिखने की कोशिश की, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं क्या लिखता? जो मैंने आज तक लिखा था वो सब तो झूठ साबित हो गया था। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक एहसास है।
एक ऐसा एहसास जो आपको अंदर तक बदल देता है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जिसे विकास कहते हैं, क्या वो सच में विकास है, या असली विकास वो है जहां इंसान मशीन नहीं बनता, जहां तकनीक इंसान की मदद के लिए है, उसे गुलाम बनाने के लिए नहीं। यहाँ के लोगों ने मुझे बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा दिया। उनकी खामोशी में जो ताकत थी वो बड़े बड़े भाषणों में नहीं होती। उनका अपने देश पर जो गर्व है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए है। मैं उस रात बहुत देर तक जागता रहा, खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देखता रहा। यह शहर सो नहीं रहा था, यह जाग रहा था, एक नए सवेरे के लिए, एक नई दुनिया बनाने के लिए। और मैं जानता था कि कल जब मैं इस शहर की सड़कों पर दोबारा निकलूंगा तो मैं एक पत्रकार नहीं बल्कि एक विद्यार्थी हूंगा, एक ऐसा विद्यार्थी जो भारत से बहुत कुछ सीखने आया है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मुझे उस जगह जाना था जिसके बारे में मैंने अपने देश में सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां सुनी थीं। भारत का रेलवे स्टेशन। हमारे अखबारों में हमेशा यही छपता था कि भारत की रेलगाड़ियां टूटी फूटी होती हैं, लोग छतों पर बैठकर सफर करते हैं और हर तरफ सिर्फ गंदगी और अफरा तफरी होती है। मैंने अपना कैमरा तैयार किया। मुझे लगा था कि आज मुझे वो सब देखने को मिलेगा जो मैं हमेशा से मानता आया था। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन के अंदर पहुंचा मेरे कदम फिर से ठिठक गए। मेरे सामने एक विशाल, साफ और बेहद शांत जगह थी। वहां लाखों लोग थे, लेकिन वो भीड़ डराने वाली नहीं थी। फर्श इतना साफ था कि कोई भी उस पर बैठ सकता था। ऊपर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चमक रहे थे जिन पर पल पल की जानकारी आ रही थी। लोग बड़े आराम से अपनी जगह पर बैठे थे या अपनी कतार में चल रहे थे। मैंने अपने कैमरे को नीचे कर लिया। जो तस्वीर मैं ढूंढने आया था वो यहां थी ही नहीं। तभी मेरी नजर सामने खड़ी एक रेलगाड़ी पर पड़ी। सफेद और नीले रंग की एक बेहद खूबसूरत तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी। उसके आगे का हिस्सा किसी हवाई जहाज जैसा लग रहा था। मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा। उसने गर्व से मेरी तरफ देखा और कहा, वंदे भारत। उसकी आवाज में जो गर्व था वो मैंने महसूस किया। यह कोई बाहर से खरीदी हुई मशीन नहीं थी, यह उनके अपने हाथों से, उनके अपने देश में बनी हुई एक धड़कन थी। मैं उस रेलगाड़ी के अंदर गया। स्वचालित दरवाजे बिना किसी आवाज के खुले और मेरे अंदर जाते ही बंद हो गए। अंदर की हवा बिल्कुल ठंडी और ताज़ा थी। सीटें इतनी आरामदायक थीं जैसी हमारे यहाँ के सबसे महंगे हवाई जहाज़ों में होती हैं। हर तरफ एक आधुनिक, आज नहीं एले में एक ऐसा चमक थी। तभी रेलगाड़ी चलने लगी। मुझे पता भी नहीं चला कि कब हम स्टेशन से बाहर आ गए। कोई झटका नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश रफ्तार। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली शहर पीछे छूट रहा था और हम हवा से बातें कर रहे थे। जिस देश के बारे में दुनिया सोचती थी कि वो अभी भी बैलगाड़ी के युग में जी रहा है, वो देश अब हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, यह सब सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए नहीं था। मेरे आसपास बैठे लोग बहुत ही साधारण भारतीय थे। एक आम आदमी भी इस रफ्तार का हिस्सा था। यही तो असली विकास है, जहां देश का हर आम नागरिक एक साथ आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद मेरे सामने वाली सीट पर बैठे एक परिवार ने अपना खाना निकाला। एक बूढ़ी माँ, उनका बेटा और एक छोटी बच्ची। उन्होंने घर से लाया हुआ खाना खोला। खाने की वो खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुझे अपने घर की याद आ गई। मैं उन्हें देख रहा था। हमारे देशों में लोग रेलगाड़ियों में घंटों एक दूसरे के बगल में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई किसी की तरफ देखता तक नहीं। हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन यहां कुछ और ही हुआ। उस बूढ़ी माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी ममता थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस एक रोटी ली, उस पर कुछ सब्जी रखी और अपने हाथों से मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं हैरान रह गया। मैं उनके लिए एक बिल्कुल अनजान परदेसी था। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपना खाना दे दिया। मैंने संकोच करते हुए मना करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, खाइए, हमारे यहां मेहमान भगवान होता है। मेहमान भगवान होता है, ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैंने वो खाना खाया। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक प्यार था जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे दिया गया था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बाहर नए भारत की तस्वीर थी। बड़े बड़े पुल बन रहे थे, चौड़ी सड़कें पहाड़ों को चीरती हुई जा रही थीं, कारखानों से धुआं निकल रहा था। भारत बदल रहा था।
भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन रहा था। लेकिन इस बदलाव की आंधी में भी इस देश ने अपनी आत्मा को नहीं खोया था। विकास अक्सर इंसानों को मशीन बना देता है। पश्चिमी देशों ने जब तरक्की की तो हमने अपनी इंसानियत पीछे छोड़ दी। हमने बड़ी इमारतें तो बना ली, लेकिन हमारे दिल छोटे हो गए। हमने चांद पर तो कदम रख दिया, लेकिन अपने पड़ोसी से बात करना भूल गए। पर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि तरक्की करने का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं होता। आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आप दुनिया की सबसे तेज रेलगाड़ियां बना सकते हैं, आप अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक अनजान मुसाफिर को अपना खाना खिला सकते हैं। उस बूढ़ी मां के चेहरे की वो मुस्कान और खिड़की के बाहर दौड़ता हुआ वो आधुनिक भारत, इन दोनों ने मिलकर मेरे अंदर के उस पत्रकार को हमेशा के लिए मार दिया जो सिर्फ कमियां ढूंढने आया था। मैं उस रेलगाड़ी में बैठा रो रहा था। मेरे आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू एक ऐसे सच को देखने के थे जिसे पूरी दुनिया से छुपाया गया था। वो आंसू इस बात के थे कि हमने इस महान देश को समझने में कितनी बड़ी गलती की है। भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा है, भारत दुनिया को यह सिखाने आ रहा है कि विकास और इंसानियत एक साथ कैसे चल सकते हैं। रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरा दिल इस देश के सम्मान में झुकता जा रहा था। मैं अब सिर्फ एक सफर पर नहीं था, मैं एक ऐसी सच्चाई के सफर पर था जो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रेलगाड़ी का वो शानदार सफर खत्म हुआ और मैं एक छोटे से शहर के स्टेशन पर उतरा। मेरे मन में अब भी पश्चिमी दुनिया की वो बातें गूंज रही थीं कि भारत के बड़े शहर तो शायद थोड़े सुधर गए हैं, लेकिन असली भारत जो गांवों में बसता है वो आज भी भूख, गरीबी और अंधकार में जी रहा है। मुझे लगा कि अब मुझे वो भारत देखने को मिलेगा जो मिट्टी और धूल में लिपटा है, जो दुनिया से कटा हुआ है। स्टेशन से निकलकर मैंने एक गांव की तरफ जाने का फैसला किया। गांव का रास्ता बहुत शांत था। दोनों तरफ हरे भरे खेत थे और हवा में मिट्टी की एक मीठी सी महक थी। वो महक जो आपको आपके अस्तित्व का एहसास दिलाती है। थोड़ी दूर चलने पर मैंने एक किसान को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। मुझे लगा कि यह वो बेचारा को किसान होगा जिसके पास दुनिया की कोई खबर नहीं होगी, जो सिर्फ आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार करता होगा। मैं उसके पास गया, पर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो जो मैंने देखा उसने मेरे सोचने का नजरिया फिर से बदल दिया। उस किसान के हाथ में एक फोन था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने फोन पर मौसम की जानकारी देख रहा था, उपग्रह से मिलने वाली जानकारी। वो देख रहा था कि बारिश कब होगी और उसे अपनी फसल को कैसे बचाना है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास था। एक ऐसा आत्मविश्वास जो सिर्फ तब आता है जब इंसान ज्ञान और तकनीक से जुड़ा हो। पश्चिमी देशों में तो हम सोचते हैं कि तकनीक सिर्फ सूट पहनने वालों के लिए है, लेकिन यहाँ भारत के खेतों में एक आम किसान अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग अपनी फसल के लिए कर रहा था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। गांव के बीच में एक स्कूल था। हमारे अखबार कहते थे कि भारत के गांवों में बच्चों के पास पढ़ने के लिए छत नहीं होती, पर मेरे सामने एक पक्की इमारत थी। उसकी छत पर सौर ऊर्जा के बड़े बड़े पटल लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे थे। मैं दबे पांव उस स्कूल के अंदर गया। एक कक्षा चल रही थी। वहां कोई टूटी हुई स्लेट या पुरानी किताबें नहीं थीं। दीवार पर एक बड़ा सा चमकता हुआ पर्दा था। एक छोटी सी बच्ची जिसके बाल बहुत प्यार से गूंथे हुए थे, उस चमकते हुए पर्दे के सामने खड़ी थी। वो पूरे ब्रह्मांड और ग्रहों के बारे में बता रही थी। उसने चांद की एक तस्वीर दिखाई और अपनी भाषा में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कक्षा के सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। मेरे साथ खड़े एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे सप्ताह समालन की भाषा बताया कि वो बच्ची भारत के उस अंतरिक्ष यान की बात कर रही है जिसने चांद के उस हिस्से पर कदम रखा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। मैं सन्न रह गया। यह एक छोटा सा गांव था। इन बच्चों के पैरों में शायद बहुत महंगे जूते नहीं थे, लेकिन इनके सपने चांद और तारों को छू रहे थे। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने के सपने नहीं देख रहे थे, ये दुनिया को रास्ता दिखाने के सपने देख रहे थे। पश्चिमी देशों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि दुनिया पर राज कैसे करना है, लेकिन यहां इन बच्चों को सिखाया जा रहा था कि पूरे ब्रह्मांड को अपना कैसे समझना है। भारत की ताकत सिर्फ उसके बड़े शहरों में नहीं है, उसकी असली ताकत
इन गांवों के बच्चों की आंखों में पल रहे उस भविष्य में है जिसे दुनिया अभी देख नहीं पा रही है। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और आसमान में एक अजीब सी लालिमा छा गई थी। मैं गांव के पास बहने वाली एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक बहुत पुराना मंदिर था, पत्थरों से बना हुआ, लान में, वहां आसमान में लान तक हम, जिस पर सदियों पुरानी कलाकृतियां खुदी हुई थीं। तभी मंदिर की घंटियां बजने लगीं। पुजारियों ने हाथों में बड़े बड़े दिए लिए और नदी की पूजा शुरू की। वो आग, वो पानी, शंख की वो गूंज और मंत्रों की वो आवाज। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है। वो सिर्फ एक पूजा नहीं थी, वो कोई अंधविश्वास नहीं था जिसे हमारे देश के लोग अक्सर भारत के नाम से जोड़ देते हैं। उस आवाज में एक विज्ञान था, एक ऐसी ऊर्जा थी जो सीधे मेरी आत्मा के अंदर उतर रही थी, जो शांतिमय पूरी दुनिया में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों और महंगी दवाओं में ढूंढ रहा था। वो शांति मुझे नदी के किनारे उस मिट्टी पर बैठकर मिल गई। आरती खत्म होने के बाद एक बहुत ही वृद्ध पुजारी मेरे पास आए। उनके माथे पर चंदन लगा था और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो मैंने किसी फिल्मी सितारे के चेहरे पर भी नहीं देखी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। मैंने उसे बहुत सम्मान से अपने दोनों हाथों में लिया। मैंने उनसे पूछा कि आप इस पूजा में ईश्वर से क्या मांगते हैं? क्या आप अपने लिए कुछ मांगते हैं? उस पुजारी ने एक बहुत ही गहरी मुस्कान के साथ कहा, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। हम रोज यही कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हर प्राणी सुखी रहे। यह दुनिया एक परिवार है, यह दुनिया एक परिवार है। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। हम पश्चिमी दुनिया के लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, हम बाकी दुनिया को सिखाएंगे कि कैसे जीना है। हम प्रकृति से लड़ते हैं, उसे अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन ये देश भारत प्रकृति की पूजा करता है। ये सूरज, चांद, नदी, पेड़ सबको अपना परिवार मानता है। और फिर भी ये वही देश है जो अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेज रहा है, जो दुनिया को नई नई दवाइयां दे रहा है। ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। भारत अपने अतीत को सीने से लगाकर अपने भविष्य की तरफ दौड़ रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे कानों में अब भी वो घंटियों की आवाज गूंज रही थी और मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे। ये आंसू उस अहंकार के टूटने के थे जो मेरे अंदर बरसों से भरा हुआ था। मैं एक पत्रकार बनकर दूसरों की कमियां निकालने निकला था, लेकिन इस मिट्टी ने मुझे मेरे ही अंदर की कमियां दिखा दी। इसने मुझे इंसानियत का सही मतलब सिखा दिया। रात के अंधेरे में जब मैं वापस लौट रहा था तो आसमान तारों से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सारे तारे भारत की इस प्राचीन जमीन को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यह देश कभी नहीं मिट सकता। जो देश दुनिया को अपना परिवार मानता हो, उस देश का सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता। गांव की उस शांति और उस अद्भुत ज्ञान को अपने दिल में बसाकर मैं अगले दिन एक ऐसे शहर में पहुंचा जिसे पूरी दुनिया सूचना, तकनीक और नए उद्यमों का केंद्र मानती है। दक्षिण भारत का एक विशाल शहर। मेरे देश में हमारे अखबारों में इस शहर के बारे में लिखा जाता था कि यहाँ दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के काम सस्ते में किए जाते हैं। हमें बताया गया था कि भारत के लोग सिर्फ हमारे दिए हुए काम को पूरा करने वाले मजदूर हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस शहर की सड़कों पर कदम रखा, मेरे उस एक और भ्रम के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने आसमान छूती शीशे की इमारतें देखीं, चौड़ी और साफ सड़कें देखीं जिन पर बिना किसी शोर के बिजली से चलने वाली गाड़ियां दौड़ रही थीं। लेकिन असली चमक उन इमारतों के शीशों में नहीं थी। असली चमक तो वहां की सड़कों पर चलते हुए नौजवानों की आंखों में थी। पश्चिमी देशों में आज नौजवान थक चुके हैं। हमारे देशों में एक अजीब सी निराशा फैल चुकी है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन यहाँ भारत के इन नौजवानों के चेहरों पर एक अलग ही आग थी, एक ऐसी भूख जो कुछ नया बनाने के लिए तड़प रही थी। मैं एक जगह रुका जहां कई नौजवान बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। वो किसी विदेशी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी खुद की तकनीक बना रहे थे। मैंने एक नौजवान से बात की। उसने मुझे बताया कि वो एक ऐसा तरीका बना रहा है जिससे दूर दराज के गांवों में बैठे बीमार लोगों का इलाज शहर के सबसे बड़े डॉक्टर बिना वहां गए कर सकें। वो सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा था, वो अपने देश की एक बहुत बड़ी परेशानी को खत्म करने की बात कर रहा था।
पश्चिमी दुनिया के नौजवान जहां सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए तकनीक बना रहे हैं, वहीं भारत का नौजवान तकनीक से जिंदगी बचाने का रास्ता निकाल रहा है। दोपहर के समय मुझे अचानक थोड़ी सी बेचैनी और सीने में भारीपन महसूस हुआ। शायद लगातार यात्रा करने और मौसम बदलने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। मुझे डर लगने लगा। हमारे देशों में, पश्चिमी दुनिया में, अगर आप बीमार पड़ जाएं और आपको अस्पताल जाना पड़े तो वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी महंगी और जटिल है कि आम आदमी बीमार पड़ने से भी डरता है। महीनों तक डॉक्टर से मिलने का समय नहीं मिलता। मैं इसी डर के साथ शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचा। मुझे लगा कि यहां तो बहुत भीड़ होगी, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा और मुझे इलाज के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल के मुख्य दरवाजे से अंदर गया, मुझे एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई दी। वहां कोई अफरा तफरी नहीं थी। बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण। एक साधारण से कपड़े पहने हुए आदमी ने मेरा स्वागत किया और मुझे एक मशीन के पास ले गया। उसने मुझसे मेरा नाम और मेरी परेशानी पूछी। सिर्फ कुछ ही पलों में मेरा सारा ब्यौरा एक छोटे से पटल पर आ गया। तभी मेरी नजर मेरे बगल में खड़े एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले भारतीय किसान पर पड़ी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। वो शायद किसी बहुत छोटे गांव से आया था, लेकिन जब वो अपना इलाज करवाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने कोई कागज नहीं दिखाया। उसने सिर्फ एक छोटी सी मशीन पर अपना अंगूठा रखा और पलक झपकते ही उसकी पूरी स्वास्थ्य जानकारी, उसकी पुरानी बीमारियां, उसकी दवाइयां, सब कुछ डॉक्टर के सामने मौजूद था। पश्चिमी दुनिया जिस डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रही है, भारत ने वो व्यवस्था अपने सबसे गरीब इंसान तक पहुंचा दी है। और सबसे बड़ी बात, उस गरीब किसान का इलाज दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनों से हो रहा था, और वो भी बिना किसी बड़े खर्च के। भारत सरकार की एक योजना के तहत उसका सारा खर्च उठाया जा रहा था। मेरी बारी आई। मैं डॉक्टर के कमरे में गया। डॉक्टर ने मेरी पूरी जांच की, लेकिन उसने सिर्फ एक मशीन की तरह काम नहीं किया। पश्चिमी देशों में डॉक्टर आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं। वो सिर्फ अपने कंप्यूटर पर दवा लिखते हैं और आपको जाने के लिए कहते हैं। उनके पास समय नहीं है। लेकिन इस भारतीय डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसने मुझसे बहुत ही प्यार से बात की। उसने मेरी परेशानी को समझा और कहा, घबराइए मत, आप हमारे देश में हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप हमारे देश में हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये शब्द किसी दवा से ज्यादा असरदार थे। चिकित्सा सिर्फ मशीनों और गोलियों से नहीं होती, चिकित्सा इंसानियत से होती है। भारत के लोगों के खून में जो करुणा है, जो एक दूसरे का दर्द समझने की ताकत है, वो दुनिया की किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती। भारत ने अपनी इस प्राचीन करुणा को दुनिया की सबसे नई तकनीक के साथ मिला दिया है। मैं अस्पताल से बाहर आया और बाहर बने एक छोटे से बगीचे में बैठ गया। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक तूफान चल रहा था। मैं अपने देश के बारे में सोचने लगा। हमारे देश बूढ़े हो रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमने बहुत विकास किया है, लेकिन हमारे परिवार टूट चुके हैं। हमारे बुजुर्ग अकेलेपन से मर रहे हैं। हमारे अस्पताल व्यापार बन चुके हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसान की कीमत उसके बैंक खाते से तय होती है। और दूसरी तरफ ये देश है, भारत, एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसके पास ऐसी युवा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में करने का मादा रखती है। जो देश हमारी नकल नहीं कर रहा है। पश्चिमी मीडिया हमेशा यही कहता था कि भारत पश्चिम की नकल करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा था कि वो कितना बड़ा झूठ था। भारत हमारी नकल नहीं कर रहा है, भारत हमसे आगे निकल रहा है। वो एक नया रास्ता बना रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां पैसा और इंसानियत एक साथ चल सकते हैं। जब पश्चिमी दुनिया अपनी समस्याओं में उलझकर टूट रही है, तब भारत पूरी दुनिया को जोड़ने का समाधान दे रहा है। चाहे वो डिजिटल लेन देन हो, चाहे वो सस्ती और बेहतरीन चिकित्सा हो, या फिर बिना स्वार्थ के किसी की मदद करने की भावना हो। भारत अब दुनिया का पीछा करने वाला देश नहीं रहा। भारत अब वो देश बन चुका है जिसके पीछे पीछे चलने के लिए दुनिया को मजबूर होना पड़ेगा। बगीचे में मेरे सामने से कुछ बच्चे अपनी स्कूल की वर्दी में हंसते हुए गुजर रहे थे। उनकी हंसी में जो विश्वास था, वो इस नए भारत की आवाज थी। एक ऐसा भारत जो अपनी कमियों को जानता है पर उनसे डरता नहीं है, जो अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए आसमान में उड़ना सीख चुका है। मुझे अपने आप पर, अपने पत्रकार होने पर बहुत शर्म आ रही थी।
हमने कितने सालों तक दुनिया को इस महान देश के बारे में सिर्फ झूठ परोसा है, लेकिन आज मैं यहां बैठकर तय कर चुका था कि अब मैं पूरी दुनिया को वो सच बताऊंगा जिसे छुपाया नहीं जा सकता। अब कोई इस देश को पीछे नहीं खींच सकता। यह भारत का समय है और यह समय अब रुकने वाला नहीं है। मेरी वापसी का दिन आ गया था। मैं वापस उसी हवाई अड्डे पर खड़ा था जहां से 7 दिन पहले मेरा यह सफर शुरू हुआ था। दिल्ली का वही विशाल हवाई अड्डा, पर आज मेरे अंदर वो डरा हुआ पश्चिमी दुनिया के अहंकार से भरा हुआ पत्रकार नहीं था। आज मेरे अंदर एक ऐसा इंसान था जिसने सचमुच में जीवन का अर्थ खोज लिया था। मैंने अपना सामान लिया और अंदर की तरफ चलने लगा। इन 7 दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा था वो मेरी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह चल रहा था। वो चाय वाला जिसने बिना किसी स्वार्थ के मुझे चाय पिलाई, वो मजदूर जिसने मेरे लिए अपने फोन से पैसे दिए, वंदे भारत रेलगाड़ी की वो तेज और खामोश रफ्तार, वो बूढ़ी मां जिसने मुझे अपना खाना खिलाया, गांव का वो किसान जो अंतरिक्ष की तकनीक से अपनी फसल बचा रहा था, वो छोटी बच्ची जिसके सपने चांद तक पहुंच रहे थे, और वो डॉक्टर जिसने मुझे एक मरीज नहीं बल्कि अपना परिवार समझा। मैं हवाई अड्डे के बड़े से शीशे के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। बाहर भारत की जमीन थी, एक ऐसी जमीन जिसने सदियों तक दुनिया के जुल्म सहे, जिसने अपना सब कुछ लुटते हुए देखा। पश्चिमी देशों ने इस देश को गरीब कहा, इसे संपेरों का देश कहा, इसका मजाक उड़ाया। हमने अपने अखबारों में इसके बारे में सिर्फ झूठ लिखा। हमने सोचा कि यह देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। पर आज जब मैं इस जमीन को देख रहा था तो मुझे इसमें एक ऐसा सूरज नजर आ रहा था जिसकी रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करने वाली है। तभी हवाई अड्डे पर घोषणा हुई, मेरी उड़ान का समय हो गया था। मैं धीरे धीरे अपने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मुझे एक सफाई कर्मचारी मिला। वो फर्श साफ कर रहा था। मैंने उसे देखा, वो बहुत ध्यान से अपना काम कर रहा था। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने अपना काम रोका, अपना सिर उठाया, मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही कोमल सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। नमस्ते। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नमस्ते किया। वो एक शब्द नहीं था, वो भारत की आत्मा थी। मेरे कदम वहीं रुक गए, मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और मैंने भी उसे पूरे सम्मान के साथ नमस्ते कहा। वो एक छोटा सा पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। मैं आगे बढ़ा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। हवाई जहाज ने उड़ान भरी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल्ली शहर नीचे बहुत छोटा होता जा रहा था, पर मेरे दिल में भारत बहुत बड़ा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू उस अहंकार के मरने के थे जो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया सबसे अच्छी है। ये आंसू इस बात के थे कि दुनिया की असली ताकत हथियारों में नहीं है, पैसों में नहीं है, बल्कि वो ताकत इस देश की मिट्टी में है। पश्चिमी दुनिया आज टूट रही है। हमारे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं है। हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं पर उनमें रहने वाले परिवार नहीं हैं। हम दुनिया पर राज करना चाहते हैं पर भारत दुनिया को अपना परिवार बनाना चाहता है। आने वाला समय किसी एक देश का नहीं है, आने वाला समय भारत का है। मैंने अपनी डायरी निकाली। उसका आखिरी पन्ना खाली था। मैंने अपना पेन उठाया और उस पर लिखा, दुनिया को अगर बचना है तो उसे भारत के पीछे चलना होगा। यह देश अब सोने की चिड़िया नहीं बल्कि एक ऐसा सूरज बन चुका है जिसे कोई अंधेरा नहीं निगल सकता। भारत ने सदियों पहले भी दुनिया को ज्ञान दिया था और आज भी वो दुनिया को इंसानियत सिखाने आ रहा है। मैंने डायरी बंद की और अपनी आंखें मूंद लीं। मुझे अब कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि जब मैं वापस अपने देश जाऊंगा तो मेरे अखबार वाले मेरी इस कहानी को छापने से मना कर देंगे। वो कहेंगे कि मैं बिक गया हूं, पर मुझे परवाह नहीं है। मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा कि असली तरक्की वो है जो मैंने भारत में देखी है, जहां तकनीक के साथ दिल भी धड़कता है, जहां इंसानियत आज भी जिंदा है। मेरा नाम अब सिर्फ एक पश्चिमी पत्रकार का नाम नहीं है। मैं अब इस सच्चाई का एक सिपाही हूं। मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक पूरी दुनिया इस महान देश के सामने नतमस्तक नहीं हो जाती, क्योंकि जो भारत को जान लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।